महासंग्राम 2023। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुका है और जो सबसे अच्छी बात रही वो ये कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं और 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। और उससे भी अच्छी बात अगर हम गौर करें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पुरुषों से ज्यादा इस बार महिलाएं पोलिंग बूथ तक पहुंची, अपने मतों का प्रयोग किया। अब ये देखना खास होगा कि महिलाओं का रुझान किधर रहा, क्योंकि जो पार्टीज हैं दोनों ने बड़े बड़े दावे और वादे महिलाओं के लिए किए थे। लेकिन आज हम बड़ी चर्चा करेंगे कि जो वोटिंग परसेंट है वो क्या कहता है और कौन कौन से मुद्दे राजस्थान में हावी रहे जिनके दम पर सत्ता पलट सकती है या कांग्रेस सत्ता में बरकरार भी रह सकती है। राज बदलेगा या रिवाज, इस पर बड़ी चर्चा के लिए दो खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सहयोगी लखवीर हमारे साथ हैं, लगातार नजर बनाए रहते हैं, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हर सियासी गणित को बखूबी समझते हैं। साथ ही सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले लखवीर, आपका रुख करते हुए क्या कहते हैं वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। डोटासरा का आज बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बूथों तक पहुंचे हैं। जी देखिए, ये राजस्थान में पिछली बार का भी ट्रेंड टूटा कि राजस्थान में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है और ये दर्शाता है कि राजस्थान का जो मतदाता है वो जागरूक है। इसके साथ ही महिला मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर आना और बढ़ चढ़कर मतदान करना, इसके पीछे का जो कारण है वो तो बाद में समझ में आएगा कि किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सुरक्षा को और महिला अत्याचार को बड़ा मुद्दा बनाती रही। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से सौगातें दी महिलाओं को, जिस प्रकार से 400 रुपये में गैस सिलेंडर का दावा किया, जिस प्रकार से घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपये प्रति माह देने का जो दावा किया गया, इसके साथ ही जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं का समर्थन जुटाने के लिए जिस प्रकार से चिरंजीवी जो योजना है उसमें बढ़ोतरी करते हुए मैनिफेस्टो में ये बात कही कि 50 लाख तक बीमा दिया जाएगा। इसलिए महिला जो वोट बैंक है वो किसकी तरफ आकर्षित होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत बढ़ना ये दर्शाता है कि राजस्थान की महिलाएं जागरूक हैं, राजस्थान की महिलाएं सशक्त हैं और ये दर्शाती हैं कि आधी आबादी कहीं ना कहीं अब बढ़ चढ़कर आगे आने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ और आगामी दिनों में वो लागू भी हो जाएगा, ऐसे में ये दर्शाता है कि राजनीति में भी महिलाएं बखूबी अपना योगदान निभाने के लिए तैयार हैं। वहीं पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो हमने देखा जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ और उसके बाद से वोटिंग तक एक एक खबर पर नजर बनाए हुए थे। दोनों पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने फ्री हैंड दिया अशोक गहलोत को और उनकी योजनाओं को। 7 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने रखी और इसके साथ ही जो मैनिफेस्टो आया तो उस पर यह बात तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में और सौगातों में कहीं ना कहीं फीकी परफॉर्मेंस रही कांग्रेस के मुकाबले। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार गति पकड़ा भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार से दावे रखे गए, जिस प्रकार से पिछले 5 साल की विफलताएं गिनाई गई, और महत्वपूर्ण बात यह कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो टसल जनता के बीच में रखने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है, वो वोट में कितना कन्वर्ट होगी ये भविष्य के घर में। लेकिन प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में आगे थी और बीजेपी के राष्ट्रीय और केंद्रीय नेताओं के जिस प्रकार से ताबड़तोड़ सभाएं और दौरे राजस्थान में हुए, वो भी कहीं ना कहीं एक गति प्रदान करती है भारतीय जनता पार्टी को। तो आधी आबादी महिलाएं जिन्होंने घूंघट की आड़ में वोट डाले, बम्पर वोटिंग किए, उनके रुझान किधर रहे ये तो 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मुद्दे कई सारे हावी रहे। क्या लग रहा है रविंद्र, कौन सा वो बड़ा मुद्दा जो हावी रहा इस बार चुनाव में? बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रियंका, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को लेकर ये समझना पड़ेगा कि घोषणा पत्र के जरिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपनी तरफ से दावे किए, वायदे करे, वो अलग तरफ हो गई। लेकिन जब चर्चा करने के लिए ज़मीन पर उतरते थे और लोगों की बातों को सुनते थे और कांग्रेस के और बीजेपी के प्रत्याशी या उनके सपोर्टर्स जब मुद्दों को रखते थे और जो चुनावी रैली और रोड शो होती थी उसमें कौन से मुद्दे होते थे, मैं दरअसल यहाँ पे सहारा लूँगा, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि कोई मिस ना हो जाए चीज़। कानून व्यवस्था बीजेपी की तरफ से बनाया गया, कहा गया कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार को लेकर जिक्र किया गया, कहा गया भ्रष्टाचार को लेकर लाल डायरी क्या है, लाल डायरी में क्या राज छुपे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर काउंटर किया गया कि लाल डायरी अगर आप बात करते हैं तो काला कारनामों की काली डायरी बीजेपी के पास है, वो कहाँ है। तीसरी बात, किसानों की बात की गई। किसानों की बात अगर कांग्रेस की तरफ से की गई कि हमने कर्जा माफी की,
कांग्रेस की तरफ से अगर ये कही गई तो फिर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कर्जा माफी का जो वादा आपने किया था वो पूरी तरह से आपने निभाया क्यों नहीं, क्योंकि दो तरीके से सहकारी बैंकों के ऋण तो आपने माफ कर दिए लेकिन जो केंद्रीयकृत सेंट्रलाइज्ड बैंक के ऋण थे वो माफ नहीं किए। तो दोनों के पास काउंटर करने के लिए थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हर किसी के पास अपना मुद्दा था और उसके तर्क उसके बचाव के लिए भी थे। चौथी बात अगर करें बेरोजगारी की बात, कांग्रेस का यह कहना है कि हमने बेरोजगारों को खूब अवसर दिए। बीजेपी का कहना है कि बेरोजगारी दूर करने के एवज में पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक हुए। कांग्रेस का यह कहना है कि पेपर लीक हरियाणा में हुए, जहां बीजेपी की सरकार गुजरात में हुए, उत्तर प्रदेश में, आपने वहां पर क्या कर लिया। अगर अगले पॉइंट पर आते हैं तो महंगाई को लेकर मुद्दा उठाया गया। महंगाई को लेकर पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंतिम जो चरण के जो उनकी सभाएं थी वहां पर उठाया मुद्दा और कहा कि पेट्रोल और डीजल की जो पुनर्समीक्षा है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। वैट की दरें कांग्रेस सरकार कम क्यों नहीं करती है, यह सवाल उठाते हुए गेंद गहलोत के पाले में डाली, सीएम के पाले में डाली और फिर सीएम ने पलटवार करते ज़्यादा देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि जीएसटी या कहें कि माफ कीजिएगा एक्साइज कम क्यों नहीं करती है केंद्र सरकार। एक्साइज कम करेगी तो हम राजस्थान में चाहिए पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। तो मुद्दा अगर किसी पार्टी की तरफ से उठाया गया तो उसका काउंटर करने के लिए भी दूसरी पार्टी के पास मौजूद था। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कांग्रेस के। अच्छा, एक चीज और, तुष्टीकरण के आरोप लगाए गए। कांग्रेस के ऊपर आरोप बीजेपी ने लगाया कि तुष्टीकरण करती है, जुलूस निकलने नहीं देती है, जो त्यौहार होते हैं उनको सही से मनाने नहीं दिया जाता। पीएफआई का जिक्र बार बार होता था कि पीएफआई की रैली को अनुमति दे दी गई। कांग्रेस की तरफ से काउंटर किया गया कि तुष्टीकरण तो बीजेपी करती है, जब भी चुनाव आते हैं धर्म के आधार पर ये चुनाव लड़ने जाते हैं तो हर कोई अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहा था। आगे बढ़ते हुए बताऊं तो फिर ओपीएस की बात कही गई। ओपीएस एक ऐसा मुद्दा, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा गया कि हमने ओपीएस दिया और जब अगर हमारी सरकार आएगी तो ओपीएस को हम कानून बना देंगे ताकि आगे कोई भी सरकार आती है भविष्य में तो फिर उसको पलटने में बहुत वक्त लगेगा। तो ओपीएस को लेकर अमित शाह समझ गए थे कि हाँ ये मामला बड़ा ज्वलंत है और इसी लिहाज से अमित शाह ने आखिर में अपना जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दिन आखिरी दिन था 21 तारीख को, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने कहा कि ओपीएस को लेकर एक कमेटी बनाएंगे और उस पर फिर विचार किया जाएगा कि ओपीएस में हमारी क्या रणनीति है। इस मुद्दे को भी बीजेपी ने पूरी तरह से टच किया क्योंकि लगातार कांग्रेस आक्रामक थी। कांग्रेस से बताना चाह रही थी कि ओपीएस हमने बड़ी संख्या में राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया और राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक अच्छी खासी 75 लाख के आसपास अगर करेक्ट करेंगे लखवीर यहाँ पर अगर इसमें हो तो हर परिवार से अगर 5 जने जोड़ लें तो एक अच्छा 75 लाख की, माफ कीजिएगा 15 लाख के करीब के आसपास है। अच्छा, एक चीज फिर ईआरसीबी का मुद्दा भी लगातार उठाया गया। ईआरसीबी को लेकर कहा गया, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि मंत्री भी हैं, जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कहा कि राज्य की तरफ से कोई भी मंत्री नहीं आया करता था, हम लगातार कहते थे कि आप आइए। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि ईआरसीबी में मुख्य प्रधानमंत्री ने वादा तो कर दिया लेकिन इसको धरातल पर लेकर नहीं आए और एक जो बयान जिसको पकड़कर बैठ गए थे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के लोग कि केंद्र के मंत्री ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार लेकर आइए और फिर हम ईआरसीबी को लागू कर देंगे। तो कुल मिलाकर जितने भी मुद्दे रहे, बीजेपी का अपना तर्क था, कांग्रेस का अपना तर्क था। कौन अपनी सही बात सही तरीके से कन्वे कर पाया है वोटर तक, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। ये 3 दिसंबर को बड़े डिटेल में रविंद्र ने बताया कि कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे जो इस चुनाव में हावी रहे, जिनके दम पर मतदान हुआ है। मुद्दों पर अगर नजर डालें तो एक और बड़ा मुद्दा जो कि दाव कांग्रेस की ओर से खेला गया वो था जातीय जनगणना का। ये बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब अगर नजर डालें तो जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे थे, रणनीति साफ होती चली जा रही थी। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हनुमान मंदिर से रोड शो किया जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, साथ ही साथ तुष्टीकरण के नाम पर कई सारे ऐसे दावे भी किए गए बीजेपी की ओर से। कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया गया। ऐसे में क्या जातीय जनगणना बीजेपी का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है? लखवीर, देखिए प्रियंका, इस चुनाव में हिंदुत्व, तुष्टीकरण, श्री राम मंदिर निर्माण, ये तमाम मुद्दों की छाप दिखी है, खास करके शहरी सीटों पर। जब हम जयपुर शहर की सीटों पर गए तो हमने पाया कि जो धरातल पर बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से प्लांट किया गया, इस प्रकार से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया और दोनों पार्टियां पीछे नहीं रही है। जो कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कहती है कि हिंदुत्व के नाम पर, श्री राम के नाम पर बीजेपी सियासत करती है, वो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अछूती नहीं रही। और जहां तक जातीय जनगणना की बात है तो वो असर रहा है, हालांकि उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, ये हमें नज़र आया। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित थी कि आखिरकार जो मुद्दे
सुरक्षा के आते हैं, महिला सुरक्षा के होते हैं, या फिर जिस प्रकार से तुष्टिकरण को बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में बनाया, क्योंकि करीबन सैकड़ों से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनको ज़मींदोज़ किया गया, तो कहीं ना कहीं वो हिंदू जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आहत था, और ये हमने देखा भी। वहीं जहां तक बुनियादी मुद्दों की बात है तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आते आते ये मुद्दा प्रदेश के सियासत से गौण हो गया। और जिस प्रकार से हमने विश्लेषकों से बात की, जो स्थानीय लोगों से बात की, तो साफ तौर पर कहा गया कि दो नेताओं के बीच की टसल थी, दो नेताओं की अदावत थी, उनके बीच में लड़ाई थी, इसलिए इस मुद्दे को बुनियादी तौर पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा था नहीं। और बीजेपी के नेता तो गाये बगाए ये कहते भी हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में अदावत है, इसलिए इस मुद्दे को बड़ा किया जाता है, ऐसा है नहीं। हालांकि अगर ERCP पर वोट पड़े तो ये कहना दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं जो सियासत है वो 3 दिसंबर को रोचक परिणाम के साथ आएगी, लेकिन ऐसा फिलहाल हुआ नहीं है। जो पूर्वी राजस्थान की जनता है उन्होंने वोट किया है, जो गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है उन्होंने वोट किया है कि सचिन पायलट को 2018 से लेकर 2023 तक भी CM नहीं बनाया, इसलिए उनके मन में कुंठा थी और वो कहीं ना कहीं दर्शाएगी, दिखेगी। वहीं मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं समझना चाहूँगा, कुंठा अगर गुर्जरों में थी तो चूंकि सचिन पायलट के भी कई सारे ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नाम आगे किए थे वो भी गुर्जर वोटर भी, तो क्या आपको लग रहा है कि सचिन समर्थित गुर्जर जो प्रत्याशी हैं उनको वोट दिया होगा और जो बाकी हैं प्रत्याशी उनको वोट नहीं दिया होगा? ये इतनी कैलकुलेटेड चीज़ें यहाँ पर की गई होंगी गुर्जरों की तरफ से? पूर्वी राजस्थान में जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न हमने देखा, खास करके गुर्जर मतदाताओं का, तो जहां तक बात है गुर्जर मतदाताओं ने वोट पार्टी पर नहीं किया, कैंडिडेट पर किया, और खास तौर पर उन नेताओं पर किया जिन्होंने सचिन पायलट का साथ दिया, इनडायरेक्ट वे में भी और डायरेक्ट वे में भी। जो लोग विधायक बनकर आए थे और सचिन पायलट के साथ मानेसर में मौजूद थे, उन तमाम लोगों को गुर्जरों ने वोट दिया है और दिलवाया भी है। वहीं जो लोग सचिन पायलट के साथ रहे हैं और विधायक बनकर नहीं आए थे, तो उनके लिए भी साफ तौर पर गुर्जर मतदाता लामबंद हुए हैं। खास करके आमेर की मैं बात करूंगा, प्रशांत शर्मा लेफ्ट हैंड मैन माने जाते हैं सचिन पायलट के, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए थे 2018 में, लेकिन गुर्जरों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर वोट किया उनके पक्ष में, कहीं ना कहीं सतीश पूनिया जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता हैं, उनके कहीं ना कहीं पसीने आए हैं। वहीं जहां तक आप गुर्जर मतदाताओं की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के पूरे पैटर्न को अगर हम समझें, पूर्वी राजस्थान से इस बार जिस प्रकार से मतदान हुआ है और जिस प्रकार के मुद्दे वहां हावी रहे, जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया बागियों के द्वारा भी, निर्दलियों के द्वारा भी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के द्वारा भी, ये बात तय है कि जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक मजबूत वहां से सीटें प्राप्त की थी, इस बार कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिलेगी। और लखवीर, चूंकि आप बात कर रहे हैं गुर्जर वोट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट पड़ने से कुछ समय पहले ही पहुंचे थे तो एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा दिया था सचिन पायलट को लेकर, जो बयान दिया। हालांकि बाद में सचिन पायलट ने यह जरूर कह दिया था कि वो अपनी चिंता करें, हमारी ना करें। इसका असर पड़ा है क्या वोटों पर? देखिए, राष्ट्रीय नेता जब राजस्थान के पूरे हिस्सों में घूमे तो उन्होंने उन मुद्दों पर फोकस किया जिन पर की वोट की चोट पड़ेगी। साफ तौर पर कांग्रेस ये कहती रही कि हमारी योजनाएं काफ़ी हैं, हमारी गारंटियां काफ़ी है, बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती, लेकिन बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने उन मुद्दों को उठाया इस पूरे चुनाव में जो कि वोट में कन्वर्ट होगा। इसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी था जो कि सचिन पायलट को लेकर राजेश पायलट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सभा में बोले, और कहीं ना कहीं वोट डाइवर्ट हुआ भी है। जहां तक आप गुर्जर मतदाताओं की बात करें तो हम ओबीसी मतदाताओं पर फोकस करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता था कि राजस्थान में सवर्ण जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता आया है और वो परंपरागत वोट बैंक है, इसलिए इस पूरे चुनाव में दलित वोट बैंक और ओबीसी मतदाताओं को साधना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। इसलिए अर्जुन राम मेघवाल का, जो कि कानून मंत्री हैं देश के, सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब आधा दर्जन बार उनका जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि आधुनिक भारत के भीमराव अंबेडकर अर्जुन राम मेघवाल है। यह बयान दर्शाता था कि बीजेपी एससी वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती थी और अर्जुन राम मेघवाल को बड़ा नेता स्थापित कर कहीं ना कहीं दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में आकर्षित करना चाहती थी। वहीं मूल ओबीसी वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने साधना चाहा है और वो वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, चाहे वो जाट हों, चाहे वो गुर्जर हों, यादव हों, बिश्नोई हों, वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। और खासकर पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे,
पश्चिमी राजस्थान में जो वोटिंग पैटर्न हमने देखा, जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, पोखरण वो विधानसभा सीट है जहां पर 2018 में भी साले मोहम्मद वर्सेस महेंद्र प्रतापपुरी का मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण का मुद्दा था, जो हिंदुत्व का मुद्दा था, उस पर वोट पड़ा है और महेंद्र प्रतापपुरी निश्चित भी नजर आए। जब वोटिंग खत्म हुई, हमारी तमाम लोगों से बात हुई, तो साफ तौर पर जिन सीटों पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम कार्ड था, चाहे वो तिजारा हो, चाहे वो पोखरण हो या फिर अन्य सीटों, उन तमाम सीटों पर बीजेपी आश्वस्त थी, प्रत्याशी भी और कार्यकर्ता भी। लेकिन इस पूरे चुनाव में मुद्दों के अलावा बागियों ने खेल बिगाड़ा है, साफ तौर पर खेल बिगाड़ा है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, आपने तिजारा का जिक्र किया, आपने पोखरण का जिक्र किया, अगर हम परकोटे वाले किशनपोल का, आदर्श नगर सीटों का भी जिक्र करें, तो क्या उस लिहाज से आपको लगता है कि बात ये निकलकर सामने आई थी कि अगर एक धर्म विशेष के लोग अपने प्रत्याशी के, अपनी पार्टी, पसंदीदा पार्टी के लिए वोट डालने के लिए निकले हैं, तो दूसरे संप्रदाय के लोग भी उसी संख्या में बड़ी लंबी लंबी कतारें देखकर निकले हैं, तो इसको फिर किस तरह से आपको लग रहा है कि ये कैसे एक तरफा जा सकता है या फिर दोनों ही तरफ फाइट टाइट है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना तो ये दर्शाता है, देखो अमूमन ये चर्चा राजस्थान में होती है कि जो एससी वर्ग है, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग में भी मुस्लिम मतदाता बढ़ चढ़कर वोटिंग करने जाते हैं, ये उनकी जागरूकता को दर्शाता है। लेकिन ये जो सीटें थी जो कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड बनाने का प्रयास बीजेपी ने किया, चाहे वो आदर्श नगर की बात हो, चाहे वो सिविल लाइन्स की बात हो, चाहे वो किशनपोल की बात हो, हवा महल की बात हो, पोखरण की बात हो, तिजारा की बात हो, इन तमाम सीटों पर एक बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास मतदाता ने भी किया, क्योंकि एक तरफ जहां मुस्लिम वोट बैंक बढ़ चढ़कर आया, तो वहीं महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पोलिंग तिजारा में भी की, पोखरण में भी की, सिविल लाइन्स में भी की, आदर्श नगर में भी की, किशनपोल में भी की। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास वोटर ने किया, क्योंकि वोटर के मन में ये बात थी कि हम भले ही श्री राम की बात करें, हम भले ही हिंदुत्व की बात करें, लेकिन उस साइड से वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए अगर हमें जीत पानी है तो कहीं ना कहीं वोटिंग ज़्यादा करनी होगी। तो ये कुल मिलाकर वोटिंग पैटर्न जो सामने आया है वो दर्शाता है कि आखिरकार वोट मतदाता जागरूक है। हालांकि मुद्दों पर वोट पड़े, जहां तक मैं आपको सवाल से पहले कह रहा था कि बागियों ने खेल बिगाड़ा है, रविंद्र और प्रियंका। बागी जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों के लिए सिरदर्दी बने हुए हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बागियों ने सिरदर्दी का काम किया है, क्योंकि शिव से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया स्वरूप सिंह खारा को, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। कांग्रेस से परंपरागत अमीन खान 11वीं बार चुनावी मैदान में उतरे, और वहीं दो बागी ऐसे आए चुनावी मैदान में जिन्होंने पूरा खेल बदल दिया। और ये एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शिव में तीसरे और चौथे स्थान पर रहेगी। जो फाइट है वो 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी और निवर्तमान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद के बीच में, मतलब जो परंपरागत वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बागियों ने डाइवर्ट कर दिया। और ये दर्शा दिया दोनों ही पार्टियों को कि मेहनत करने वाले व्यक्ति को, ग्राउंड पर सक्रिय रहने वाले व्यक्ति को अगर दरकिनार पार्टियां करती है तो जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा। इस प्रकार का नज़ारा अन्य सीटों पर भी मिला। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या का जो 2 बार के विधायक थे, उनका टिकट काटकर वहां पर भेजा गया नरपत सिंह राजवी को, जो पहले भी वहां से विधायक 2 बार रह चुके हैं। लेकिन जनता ने जिस प्रकार से उन्हें समर्थन दिया, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया और जिस प्रकार से सभाएं की चंद्रभान सिंह आक्या ने, तो उनके जन समर्थन को दर्शाता है। और देखिएगा, नरपत सिंह राजवी का ग्राफ बढ़ाया जाए, इसके लिए महंत योगी आदित्यनाथ की सभा चित्तौड़गढ़ शहर में करवाई गई और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे, और जनता का समर्थन चंद्रभान सिंह के पक्ष में पाकर योगी आदित्यनाथ को वहाँ से ये कहना पड़ा कि चंद्रभान सिंह हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने काफ़ी काम करवाए, 10 साल वो बीजेपी के विचार के साथ बंधे रहे, लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी में नहीं है, इसलिए जो भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में आप मतदान करिए, क्योंकि वो पार्टी विचार से दूर हो गए, ये कहना पड़ा। तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता, जो फायर ब्रांड नेता, जो प्रचारक थे, उनको भी कहीं ना कहीं बागियों के सामने झुकना पड़ा और वोटिंग पैटर्न को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करनी पड़ी। तो लखवीर कह रहे हैं कि बागी यहाँ पर खेल बिगाड़ रहे हैं और मुकाबला सिर्फ त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय भी हो चला है। जाट फैक्टर्स पर भी हमने बात की, क्योंकि जो वोट्स होते हैं वो कैसे कास्ट वाइज बढ़ते हैं ये बड़ा मायने रखता है राजस्थान में। और रविंद्र, कहा जाता है कि जिस ओर मेवाड़ उधर हुआ राजस्थान। हालांकि 2018 में बीजेपी मेवाड़ जरूर फतेह करती नजर आई, लेकिन राजस्थान हार गई। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, मैं दोनों चीज़ों का जिक्र करूंगा। आपने मेवाड़ का उल्लेख किया। पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए तो बीजेपी करीब 28 में से 15 सीटें जीत दर्ज की थी उसने मेवाड़ क्षेत्र में। और जाटों की अगर आप बात कर रहे हैं, जाट जो है सबसे ज़्यादा 15% राजस्थान में जाट वर्ग से वोटर आते हैं।
2018 का एक और उल्लेख करेंगे कि किरोड़ी मीणा समाज की तरफ से और गुर्जर समाज की तरफ से, दोनों की तरफ से इंटैक्ट होकर पूरी राजस्थान में वोट किया गया। और जैसा अभी लखवीर भी बोल रहे हैं और जो तमाम रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि गुर्जर इस बार प्रत्याशियों के लिहाज से बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी फैक्टर्स, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक तरह से कहें कि कंफ्यूजिंग भी बना रही हैं कि जाट किसके साथ है, कि गुर्जर और मीणा एक साथ किसके साथ आ रहे हैं। आइए अब मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ पे आपने बात की, तो मैं मेवाड़ रीजन की बात करते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से चित्तौड़गढ़ या फिर आप उदयपुर की बात करिए, कन्हैयालाल के मुद्दे को लगातार उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव घोषणा से पहले कई बार वहां पर जा चुके थे। जब चुनाव की घोषणा उसके बाद भी लगातार उनके दौरे हुए, राजसमंद में दौरे हुए। तो कुल मिलाकर बीजेपी का फोकस यही था। बीजेपी ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ, जैसा लखवीर ने पहले भी कहा, कि जो रीजन वाइज हम अगर पूरे राजस्थान को बांटते हैं, अगर हम पूरा मेवाड़ क्षेत्र देखते हैं, मारवाड़ जोधपुर वाला एरिया देखते हैं, या धुंधाड़ क्षेत्र जो जयपुर के आसपास की 54 सीटें आती हैं, हाड़ौतीगढ़ कोटा के आसपास को देखते हैं, मेवात वाला इलाका अलवर और भरतपुर को देखते हैं, हर जगह अपनी अलग तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई। मेवाड़ के लिहाज से बीजेपी की पूरी कोशिश यही थी कि वो कन्हैयालाल वाले फैक्टर को लगातार उठाते थे। वो जो जुलूस होते हैं, हिंदू धर्म में त्यौहार होते हैं, उस बात को लगातार रखते थे सामने। इसके साथ साथ वो प्रधानमंत्री अगर बात करें, वो चित्तौड़गढ़ में और साथ ही साथ सांवलिया सेठ के दर्शन करने आते थे। एक सांकेतिक तौर पर भी इस तरह से उन्होंने किया और लगातार मंदिरों के वहाँ पर दर्शन करके एक अपने वोटर को एक तरह से क्यों दे रहे थे, एक दर्शा रहे थे कि हाँ हम ये चाहते हैं कि पूरे तरीके से हर वर्ग के लोग सही तरह से रहें और जो पहले होता आया है, तुष्टिकरण के आरोप लगे हैं, उस तरह की बात ना हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रीजन वाइज बीजेपी, ऐसा नहीं लगता, कोई कारण नहीं दिखता कि बीजेपी मेवाड़ के इलाके में लूज करे। हालांकि ये परिपाटी पिछली बार टूट गई थी कि मेवाड़ जो जीतता है वही सरकार बनाता है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मेवाड़ में बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई नहीं दिख रही है और ना ही उसको नुकसान होता। हो सकता है कि 15 सीट पिछली बार थी, कुछ सीटों का उसको फायदा जरूर हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। मारवाड़ का भी जिक्र करना चाहूँगा। मारवाड़ की अगर बात करेंगे तो मारवाड़ में चूंकि खुद जोधपुर से मुख्यमंत्री आते हैं और मारवाड़ में बीजेपी को भारी नुकसान पिछली बार हुआ था। और इस बार बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार किया, जिस तरह से कांग्रेस पर हमलावर रहे और कांग्रेस की कैंपेनिंग और कांग्रेस के अलग अलग धड़े बटे हुए दिखाई दिए, तो मारवाड़ में बीजेपी थोड़ा एज में दिखाई देती है। बीजेपी को जो ज़्यादा नुकसान हुआ था, मारवाड़ में इस बार लगता है बढ़िया हो सकता है। आप लगातार देख भी रहेंगे, जैसलमेर में पिछली बार दोनों सीटें बीजेपी की नहीं थी, इस बार कहा जा रहा है कि दोनों सीटें शायद बीजेपी को मिल जाएं। इसके साथ ही साथ जोधपुर की अगर हम बात करें तो सरदारपुरा ही एक वो सीट है जिसको ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। हाड़ौती में अगर देखते हैं तो हाड़ौती में दोनों ही दलों की बराबर की पलड़ा था और इस बार भी नेक टू नेक यहाँ पर फाइट हाड़ौती में नजर आ रही है। धुंधाड़ के क्षेत्र में देखें तो अगर हम पूरी 18 सिटी की सीटों की बात कर लें जो जयपुर इलाके की हैं, वहाँ पे जिस तरह से बीजेपी ने कार्ड चला है और मुद्दे उठाए हैं, तो उससे भी ये लग रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर एडजस्ट किया। लास्ट जो मेवात वाला इलाका, अलवर की बात कर लें या फिर भरतपुर की बात कर लें, तो वहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी तरफ से की। वहाँ पर हालांकि कांटा का मुकाबला है, गुर्जर फैक्टर एक बड़ा वहाँ पर भी। तो ओवरऑल अगर चूंकि हम वोट परसेंटेज पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिलहाल हमारे इस चर्चा में यही नतीजा आ रहा है कि फिलहाल फायदा मुद्दों को ले लें, चाहे वोट परसेंटेज को देखते हुए बीजेपी को दिखता हुआ नजर आ रहा है। खैर, मुद्दे कई सारे रहे, दावे कई सारे हैं। जहां कांग्रेस दावा करे कि इस बार हम रिवाज बदल डालेंगे, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार सत्ता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हक में जाने वाली है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि किसकी बन रही है राजस्थान में सरकार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।